नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने या यूं कहें कि 1 जून तक उन्हें अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक बूस्ट मिला है। पार्टी इस समय जोश में दिख रही है, कार्यकर्ता जोश में दिख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को इन कार्यकर्ताओं और नेताओं में और जोश भरने की कोशिश की। वह कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गए, वहां पे दर्शन किए और भारी हुजूम इस दौरान देखने को भी मिला। हनुमान जी के दर्शन के बाद उन्होंने दोपहर में 1 बजे एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने कई ऐसे मुद्दे उठा दिए जिनका जिक्र अभी तक 2024 के लोकसभा चुनावों में नहीं हुआ था। विपक्ष ने इन मुद्दों को अभी तक उठाया ही नहीं था। जो अरविंद केजरीवाल बोल के गए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने का काम कर सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा कहा है जिससे बीजेपी को अब आने वाले समय में जितने चरणों के चुनाव बचे हुए हैं उन 4 चरणों में जवाब भी देना होगा और स्थिति साफ भी करनी होगी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा उठाती है, लेकिन मुद्दा 1 नेशन 1 इलेक्शन का है ही नहीं। उन्होंने साफ कहा कि मुद्दा या भारतीय जनता पार्टी की ओर से या नरेंद्र मोदी की ओर से 1 नेशन 1 इलेक्शन की कोई बात नहीं है। वो 1 नेशन 1 लीडर की बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस देश में विपक्ष ना हो, केवल एक नेता रहे और वो नरेंद्र मोदी है। यहाँ तक तो आरोप सबकी ओर से लगाए जाते रहे हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ के उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का उदाहरण दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उदाहरण दिया। उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री थी उनका उदाहरण दिया। रमन सिंह का जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं उनका उदाहरण दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी उस नेता को रहने नहीं दिया जाता है जो मोदी के समकक्ष खड़ा होने की हैसियत रखता है। यहां तक भी बात ठीक है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि वोट मोदी के चेहरे पे दिया जा रहा है, लेकिन सितंबर 2025 के बाद मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के नियम से ही बंधा हुआ है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी ने मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेताओं को, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में केवल इसलिए डाला था कि वो 75 साल की उम्र पार कर चुके थे। मोदी सितंबर 2025 में 75 साल के होने जा रहे हैं, तो ऐसे में उनको पार्टी के किसी भी पद पर रहना नहीं होगा और वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उनकी जगह अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश की जनता अमित शाह के नाम पर वोट कर रही है, ये जनता को तय करना होगा। यह बड़ा मुद्दा है और अब तक विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को नहीं उठाया गया था, लेकिन जनता इस मुद्दे को कैसे लेगी। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं।
तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पे भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। सुना आपने किस तरह अरविंद केजरीवाल ये मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सितंबर 2025 के बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, तो फिर प्रधानमंत्री कौन होगा? और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। सवाल एक और भी है दोस्तों, सवाल ये है कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है या आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? इसको समझने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में 13, दिल्ली में 4, हरियाणा में 1 और गुजरात में 2 सीटों समेत कुल 22 सीटों पर इस समय चुनावी मैदान में है। और ये तमाम राज्य वो हैं जिनमें असम की 2 सीटें भी हम जोड़ लेते हैं, वो जहां पे आम आदमी पार्टी का कैडर इस समय मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। गुजरात में पीछे जब विधानसभा चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, यहां इसका कैडर मजबूत है। दिल्ली में कैडर मजबूत है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है, वहां पे चुनाव मजबूती से लड़ा जा रहा है। और अब तो संजय सिंह भी जेल से बाहर हैं और अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ गए हैं, तो ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर कुल 46 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये मान के चला जा सकता है जिस तरह हरियाणा में एक लोकसभा सीट में कम से कम विधानसभा की 9 सीटें, हर लोकसभा सीट में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, तो हर सीट पर कम से कम 4 से 5 हजार वोट का कैडर आम आदमी पार्टी के पास जरूर है। सीधा प्रभाव पड़ेगा, कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह से मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने जिस तरह से सीधा हमला बोला है, उससे साफ जाहिर होता है कि इस बार केजरीवाल का सीधा फोकस उन फ्लोटिंग वोटों पर है जो ये तय नहीं कर पा रहा है कि इस बार 2024 में वोट कांग्रेस को दिया जाए, विपक्ष को दिया जाए या भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए। बड़ा मुद्दा है दोस्तों। क्या केजरीवाल उस फ्लोटिंग वोट को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ये सवाल है। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में एक उत्साह उत्पन्न हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जोश तो आएगा और लोग कन्विंस भी होंगे। दूसरा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी चुनाव के दौरान उनको मुद्दा बना पाएगी? एक सर्वे आया है दोस्तों, इंडिया टुडे ग्रुप ने यह सर्वे करवाया है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर यह सर्वे आया है और दिल्ली के करीब 45% वोटरों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से इलेक्शन पर असर होगा। 50% लोगों का मानना है कि सहानुभूति वोट या सिंपैथी वोट अरविंद केजरीवाल को मिल सकते हैं। आप खुद सुनिए अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से हमला बोला है। आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के
अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है। वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। सत्ता पक्ष पे जी 2024 का ये चुनाव महत्वपूर्ण है और ऐसे में केजरीवाल का बाहर आना निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर बढ़ाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अपनी राय दीजिए। आपकी राय से हमारी राय बनती है और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।